ओके तो ये है नथिंग फ़ोन 2। बहुत ही स्लिम सा बॉक्स पैक में आता है और ऐसा बॉक्स पैक किसी स्मार्टफोन के लिए मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि नथिंग फ़ोन 1 मैंने मंगवाया नहीं था, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जान लेते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाई अभी तो मैं क्विक रिव्यू वगैरह दे ही सकता हूँ। तो इस बॉक्स पैक को हम लोग ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, जो कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग की गई है, इसके बारे में लिखा हुआ भी है। एंड ये स्मार्टफोन कुछ इस तरह का लगता है। इसके लुक के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद हमें मिलता है एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल, और ये जो टूल है ट्रांसपेरेंट टाइप का बनाया गया है। ये मुझे अच्छा लगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि नथिंग ने एक अपनी पहचान बनाई है एक्सेसरीज में भी ट्रांसपेरेंसी डाल करके। उसी तरह से यूएसबी केबल देखेंगे तो USB-C टू USB-C केबल है, एंड जहां जहां USB-C है वहां हल्का सा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिया गया है। एंड इसके अलावा हमें मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। बाकी दोस्तों और कुछ भी नहीं है बॉक्स पैक में, बस यही बॉक्स कंटेंट है। यानी कि दो चीजें हैं जो कि स्पेशली होनी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है। सबसे पहला एक ट्रांसपेरेंट केस कवर होना चाहिए था, एंड दूसरी चीज यहाँ पे चार्जर भी नहीं मिलता है बॉक्स पैक में। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज 45,000 का स्मार्टफोन है एंड चार्जर नहीं देते हैं, तो दैट इज नॉट रियली गुड थिंग। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने इसे हाथों में पकड़ा तो आई रियलाइज्ड कि स्मार्टफोन थोड़ा सा ज्यादा थिक तो है। जी हाँ गाइज, एंड इस थिकनेस को कम करने के लिए पीछे का जो ग्लास यहाँ पे दिया गया है उसे हल्का सा बेंड किया गया, तो ये मुझे अच्छा लगा। बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग डिवाइस दोस्तों, 6.7 इंचेस का डिवाइस है, तो हाथों में बहुत ही बड़ा फील होता है एंड उतना ज्यादा कंफर्टेबल मुझे फील नहीं हुआ, ये मैं पहले बता दूं। बट दोस्तों अगर डिजाइन की बात कर लेना तो ये कमाल का डिजाइन है दोस्तों, बहुत ही झकास लगता है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों मुझे पसंद आया है। बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, एक ऐसा लुक देता है कि भैया ये कोई टेकी प्रोडक्ट है ऐसा फील होता है। जो पीछे का ट्रांसपेरेंट बैक दिया गया उसके अंदर जो कंपोनेंट्स नजर आते हैं बेसिकली वो डिजाइन किए हुए हैं, बट स्टिल इट्स अ HD कंपोनेंट्स। मैं कहूंगा दोस्तों HD में इन्होंने जो है पूरी तरह से डॉटेड टेक्सचर यहाँ पे दिया है। पीछे में जो ग्लिफ लाइट के कटआउट्स है वो काफी सेक्सी लगता है देखने में, एंड जो कैमरा का दोस्तों यहाँ पे रिंग वगैरह दिया गया है वो सब भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो ओवरऑल जो पीछे से लुक इसका लगता है वो एकदम से वाव लगता है और एक रिफ्रेशिंग लुक दिया है। बिकॉज दोस्तों बहुत सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन बस कलर के साथ खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट अच्छा मुझे ये लगा कि भाई इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है, एक ट्रांसपेरेंसी लुक देने की यहाँ पे कोशिश की है। उसके अलावा एक और चीज इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि ये एक मेटल के फ्रेम के साथ में आता है, और साथ ही साथ जो फ्रंट में डिस्प्ले है उसमें आपको इक्वल साइड बेजल्स मिलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म बेजल्स मिलते हैं, जिसके कारण इसका लुक और भी ज्यादा इनहांस्ड और प्रीमियम हो जाता है। तो लुक के लिए भाई 5 आउट ऑफ 5, डिजाइन के लिए 5 आउट ऑफ 5, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इन हैंड फील की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है दोस्तों, बिकॉज ये ग्लास कोई फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं है, एंड मैं सोचता हूँ कि भाई इन्हें इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी डिजाइन में ही एक फ्रॉस्टेड ग्लास लेकर के आना चाहिए, तो हल्का हल्का हेजी दिखेगा अंदर का, वो भी एक अच्छा लुक हो सकता है, और साथ ही साथ ग्रिप भी अच्छा बन सकता है। तो ग्रिप के मामले में थोड़ा सा स्लिपरी है, तो इसे आपको केयरफुल रखना पड़ेगा, और ऑलरेडी मैं एक बार इसे गिरा चुका हूँ तो हल्का सा एकदम माइनर स्क्रैच आ भी चुका है इसके फ्रेम में, तो इसलिए थोड़ा सा भाई होना चाहिए, स्लिपरी ज्यादा ही है। एंड स्लिपरी होने के साथ साथ भाई बैक कवर भी तो नहीं दिया इन्होंने, तो अलग से बैक कवर करके लगाओ इसकी सेफ्टी के लिए और भी ज्यादा, तो जाके और बैक कवर लगाओगे तो और भी ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो इन हैंड फील मेरा उतना अच्छा नहीं है इसके साथ, बाकी लुक एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा बवाल है। ओवरऑल ये बात होगी। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो गाइज ये एक 6.7 इंचेस का डिस्प्ले तो है, FHD प्लस रेजोल्यूशन है, यानी कि भाई फुल HD है, तो नो प्रॉब्लम। ये एक सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, तो भाई बहुत ही अच्छा कलर रिप्रोड्यूस होता है, नो प्रॉब्लम। और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में भी आता है, SDR10 भी आपको दिया गया है, 1 बिलियन कलर भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों ब्राइटनेस 1600 निट्स तक की मिलती है। ऐसे नॉर्मली दोस्तों आपको 1000 निट्स तक जाएगी, SDR10 का कंटेंट देखेंगे तो पिक ब्राइटनेस कहीं कहीं पे 1600 निट्स तक जाएगी। बट ओवरऑल जो इसका ब्राइटनेस वगैरह है वो सब भी बहुत अच्छा है, धूप वगैरह में जाओगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, स्पेशली इसका जो ब्लैक्स है वो बहुत ही ज्यादा डीप है, मतलब भाई डीपर ब्लैक्स तो है, साथ ही साथ जो कलर्स है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रास्टी है, तो डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। और ये डिस्प्ले में एक और चीज अच्छी है कि इस बार नथिंग फोन 1 से अपग्रेड करके इन्होंने सेंटर में पंच होल दिया है, तो थोड़ा सा और भी ज्यादा ये जो है सिमेट्रिकल लगता है देखने में, और क्योंकि यूनिफॉर्म विजुअल्स है तो मूवीज वगैरह देखने में भी आपको मतलब अच्छा फील होता है, ऐसा फील होता है कि भाई एक आप इमर्सिव चीज देख रहे हो, इमर्सिव डिस्प्ले देख रहे हो, ऐसा फील होता है। और जी हाँ, और क्या कहना। बाकी दोस्तों जो डिस्प्ले है वो कंप्लीटली फ्लैट है, मतलब 2.5D कर्व भी नहीं है। हालांकि बैक पैनल फ्लैट नहीं दिया, बैक पैनल इन्होंने जो कर्व दिया ताकि अच्छे से होल्ड हो, लेकिन फ्रंट में जो है कंप्लीटली फ्लैट, एक तरह का ये डिसीजन है जो कि आईफोन से इंस्पायर्ड है मैं कहूँगा, एंड काफी लोगों को ये अच्छा लगता है। फ्लैट डिस्प्ले बहुत लोगों को पसंद है, मुझे थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले पसंद है, क्योंकि भाई वो जो है स्वाइपिंग वगैरह करने में ज्यादा ईजी होता है, तो वो सब के लिए वो ज्यादा अच्छा होता है। बट स्टिल फ्लैट डिस्प्ले
के साथ साथ जो लुक आती है ना, जो यूनिफॉर्म विजुअल के साथ लुक आती है, वो काफी ज्यादा कमाल का है, ये मैं कहूंगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले भी इसका 5/5 है, तो इट्स अ वेरी गुड एंड ब्राइटनेस भी अच्छा है। सब कुछ मैंने बता दिया डिस्प्ले के बारे में, कोई कमी नहीं लगी मुझे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मेन चीज जो कि है परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 के साथ में आता है एंड ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसका बड़ा वेरिएंट भी आता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में भी और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में भी। लेकिन ऑलरेडी ये 8GB रैम वाला वेरिएंट मेरे लिए इनफ है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि ये स्टॉकिश एंड्रॉइड जैसा सॉफ्टवेयर पे काम करता है जो कि नथिंग OS 2.0 है एंड इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है। ये एकदम से आप कह लो वनीला फ्लेवर ऑफ एंड्रॉइड है, जिसके कारण ये बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही स्मूथ है। स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 भाई इसमें तो एकदम मक्खन है, मक्खन। किसी भी तरह का लैग, किसी भी तरह का जिटर मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा मैंने फोन यूज किया है, मैंने इसमें Amazon, फ्लिपकार्ट और आप कह लो यहाँ पे स्नैपचैट, थ्रेड्स वगैरह यूज किया है, फेसबुक, ट्विटर भी यूज किया है, तो वो सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहाँ पे स्मूथ लगे हैं। तो UI का ऑपरेशन जो है स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 पे बहुत ही कमाल का है, कोई भी कमी नहीं है दोस्तों इसमें। एक और चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, जो नथिंग OS 2.0 है, हालांकि नया है बट फिर भी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड OS है। स्पेशली इसके जो एनिमेशंस है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब मुझे लगे हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हो या फिर बैक जाते हो तो आपको इसमें जो एनिमेशन देखने को मिलेगा दोस्तों वो ऐसा फील होगा कोई प्रीमियम डिवाइस आप यूज करो। वैसे प्रीमियम है भी है, तो प्रीमियम सॉफ्टवेयर भी आपको मिलता है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर से थोड़ी बहुत शिकायतें भी हैं। जैसे कि जो ये नथिंग OS है ये बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ज्यादा प्रमोट करता है। इनके आइकन्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट में, इनके थीम्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है। हालांकि ऑप्शन है कि आप नॉर्मली कलर वाला थीम चूज कर सकते हो इसमें या फिर आइकन पैक अपना इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इनका जो अपना आइकन पैक है वही ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बिकॉज जो इनमें प्री इंस्टॉल ऐप्स है बस वही ब्लैक एंड व्हाइट का थीम में जो है रहते हैं। अगर आप कोई प्ले स्टोर से जाके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो वो सब कुछ कलर में रहते हैं, तो एक तरह से इनकंसिस्टेंसी नजर आती है इनके थीमिंग में, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तो अगर इनको पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो ज्यादा से ज्यादा आइकन को लाओ, बिकॉज नथिंग OS 1 एक साल पहले आया था और एक साल में आप इतने सारे आइकन को अगर आप नहीं बना पाए तो फिर आप क्या ही कर पाए। बस मैं आइकन की कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, अगर वो आ जाए तो इसकी थीम और भी ज्यादा अच्छी लगे, वरना ऐसे नॉर्मली दोस्तों नॉर्मली मैं कलर थीम में ही रखना ज्यादा पसंद करता हूँ इस डिवाइस को। उसके अलावा दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में मुझे ज्यादा कुछ कमी नहीं लगी और अच्छी बात यह है कि नथिंग OS 2 अपडेट के साथ ये लोग ऐप लॉक वगैरह भी लेकर के आए हैं और कुछ नए जो है फीचर्स को ये लोग ऐड कर रहे हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको फीचर वाली वीडियो में। नथिंग फोन 2 का फीचर का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा इसमें क्या कुछ नई फीचर है। तो वो सब कुछ मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो एकदम से टोटली स्टॉक वनीला नहीं दिया, कुछ फीचर्स रखा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा एंड दैट इज रियली अ गुड थिंग। तो जी हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में कमाल का है। अब एक दो बग्स मैंने देखे इसके सॉफ्टवेयर में एंड वो ये है कि कई बार मैं कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ ना तो उसमें कोई मीडिया प्ले हो रहा है तो उसका साउंड बहुत कम आता है, मैं कितना भी बढ़ा लूँ तो नहीं आता। उसके बाद मुझे एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ता है या कभी कभी सिचुएशन में मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाकर के साउंड पूरा वॉल्यूम आता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक बार यूट्यूब के साथ ऐसा हुआ, ट्विटर के साथ ऐसा हुआ एंड ट्विटर के साथ तो बार बार ऐसा हो रहा है कि साउंड वॉल्यूम जल्दी नहीं आ रहा, तो इसे फिक्स करने की जरूरत है। बग्स है मतलब छोटे मोटे एंड्रॉइड में रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है बट छोटे मोटे बग्स हैं, तो सॉफ्टवेयर को और भी ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। ऑलरेडी हाँ बहुत रिफाइंड है बट जो मैंने सजेशन दिया अगर वो मान ले तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरास के बारे में। तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि OIS के साथ में आता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा वो सच में बहुत ही अच्छे फोटोज को खींचता है, लेकिन कहीं ना कहीं डायनामिक जो रेंज है वो थोड़ा सा इसका गड़बड़ है, हिला हुआ है या आईफोन से इंस्पायर्ड है, मुझे ऐसा फील हुआ। बिकॉज दोस्तों बैकग्राउंड को ये थोड़ा सा वॉश आउट कर देता है। अगर मैं मतलब पीछे बैकग्राउंड में ज्यादा लाइट दूं तो उससे जो है HDR को कंट्रोल नहीं कर पाता, डायनामिक रेंज को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, या स्काई को उसके नेचुरल स्टेट में नहीं रख पाता और स्काई जो है व्हाइटिश या कभी कभी ब्लूइश हो जाता है। तो दैट इज नॉट गुड, बट ओवरऑल जो फोटोज की क्वालिटी आती है, जो शार्पनेस आती है, जो कलर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे। अगर आप नॉर्मली फोटोज कैप्चर कर रहे हो फेसेस के, पत्तों के, वो सब बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा फोकसिंग का भी इशू है अभी इस फोन में। जब मैं क्लोजर सब्जेक्ट को फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार ये फोकस बिल्कुल ही पूरी तरह से मिस आउट कर देता है एंड मुझे टैप कर करके बार बार टैप कर करके कई बार टैप कर करके मुझे इसमें फोकस लाना पड़ता है या जूम इन जूम आउट करके फोकस लाना पड़ता है। तो फोकसिंग को भी थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। बट ओवरऑल नाइस पिक्चर्स, मैं कहूँगा कैमरा इसका अच्छा है बट और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था जितना प्राइस ये लोग ले रहे हैं। बिकॉज 45,000 में मैं कहूँगा इससे कम्पिटिटिव और इससे बेहतरीन कैमराज मौजूद हैं जो कि इससे अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं। तो शायद ये कैमरा में हल्का सा मिस आउट हो रहा है। अराउंड 4 स्टार्स कैमरा के लिए मैं दे सकता हूँ। अल्ट्रा वाइड भी कुछ ऐसा ही है, हालांकि कंसिस्टेंसी है कलर में, बट अगेन यहाँ पे डायनामिक रेंज थोड़ा सा मिसिंग
अमेजिंग है। एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है तो अच्छा है, बाकी टेलीफोटो तो मिलता ही नहीं, तो ये एक थोड़ा सा बमर है। इस प्राइस रेंज में टेलीफोटो होना चाहिए था। फ्रंट कैमरा ओकेश है, फोटो अगर आप खींच रहे हो तो अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। एंड अगेन उसमें भी वही डायनेमिक रेंज वाले इशू, बट चलेगा। 32 मेगापिक्सल है, अच्छा काम करता है। ओवरऑल मुझे अच्छी रिजल्ट देखने को मिले हैं, बट स्टिल नॉट द बेस्ट। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले तो 4K at 60 FPS तक सपोर्टेड है, दोनों ही बैक कैमरा में, अल्ट्रा वाइड में भी, मेन कैमरा में भी, एंड दोनों से ही अच्छे शॉट्स आते हैं। जो मेन कैमरा है दोस्तों, उससे 4K at 60 FPS में स्टेबलाइजेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा डगमग डगमग पता नहीं क्यों हिलता है, आप यहाँ पे सैंपल देख रहे होगे। जबकि 30 FPS में वही स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, नो प्रॉब्लम। और सेम किस्सा है दोस्तों यहाँ पे, अगर 4K at 60 FPS में अल्ट्रा वाइड में करूँ तो उसमें भी वैसे ही हिलता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, लेकिन जब 30 FPS में करूँ तो ज्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पसंद आई। फ्रंट कैमरा में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1080p तक ही रिस्ट्रिक्टेड है और 60 FPS तक कर सकते हो। तो आप लोग शिकायत करते हो ना भाई कि 4K आना चाहिए फ्रंट में, इसमें भी 4K नहीं है, ये एक शिकायत की बात है। होना चाहिए था यार 4K, पता नहीं क्यों इसमें नहीं है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। बट ओवरऑल फ्रंट कैमरा इज डिसेंट, बाकी दोनों पीछे के कैमरास में कहूँगा अच्छे हैं, बट नॉट द वेरी बेस्ट फॉर द प्राइस। ओके, तो ये तो था दोस्तों कैमरा के बारे में कुछ बात है। अब इसके कैमरा में स्लो मोशन मिलता है जो कि 480 FPS तक मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है जिसमें एज डिटेक्शन भी अच्छा इसमें आपको मिलता है, एंड बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। नाइट मोड वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे मोशन फोटो वगैरह मिल जाता है, तो ओके, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट थोड़ा और फीचर्स आ जाए कैमरा में तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बैटरी की बात कर लेते हो तो 4700 mAh की बैटरी है, एंड क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा बैटरी यहाँ पे चलना है। स्टॉक एंड्रॉइड कह रहा हूँ, नथिंग OS है बट स्टॉक एंड्रॉइड कह रहा हूँ, चलेगा वैसा ही है। तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा बैटरी चलता है इसका और अच्छे से काम करता है। और मैं चार्ज में लगाता हूँ तो भाई मेरे पास 45 वाट का तो चार्जर नहीं इसका, तो Xiaomi के चार्जर से करता हूँ तो भाई 2 घंटे के आसपास में ये चार्ज हो जाता है। 45 वाट होता तो और फास्ट होता, आई नो, बट ठीक है, चलेगा अभी। एंड अच्छा से फास्ट चार्ज हो रहा है और पूरा दिन मेरा आसानी से निकल जाता है। अगले दिन के लिए भी थोड़ी सी बैटरी 25-30% बाकी रहती है, लेकिन जब मैं इस पर हेवी लोड दूंगा, जब मैं हेवी प्रेशर दूंगा, जब मैं इस पे वीडियो एडिटिंग करना शुरू करूंगा, तब मुझे असली में पता चलेगा कि आखिर कितना ये पानी में है। तो अभी के लिए तो ये अच्छी बैटरी लाइफ मुझे दे रहा है, आराम से 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम अभी फिलहाल मुझे ये दे रहा है। आगे देखते हैं बाद में क्या होता है, जब मैं इसमें लगातार 5G चलाना शुरू करूंगा तब इसके बैटरी का क्या हाल होता है, तब हम देखेंगे। अब यहाँ पे इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बाकी दोस्तों इसमें मिलता है स्पीकर जो कि स्टीरियो स्पीकर, नीचे में आपको डेडिकेटेड ग्रिल दिया गया है, ऊपर में डेडिकेटेड ग्रिल नहीं है क्योंकि ईयरपीस में ही है। एंड इस वजह से मैं स्पीकर से खुश नहीं हूँ क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा मफल टाइप का साउंड आता है, पता नहीं किसी ने इस बारे में बताया नहीं। इसके स्पीकर में कोई ज्यादा बेस नहीं है, इसके स्पीकर में कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लगता है किसी टीन में मैं साउंड बजा रहा हूँ, किसी टीन के डब्बे में मैं कोई स्पीकर रख करके साउंड बजा रहा हूँ, ऐसा साउंड इससे आउटपुट होता है। तो मैं इसके स्पीकर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इट्स अ गुड स्पीकर, लाउड है, ठीक है, रिंगटोन वगैरह सुनना है उसके लिए सही है, बट कुछ लाजवाब नहीं है। जैसे डॉल्बी एटमॉस आजकल देते हैं लोग स्पीकर में, आपको हाई रेज ऑडियो देते हैं, स्पीकर अच्छा होना चाहिए था और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। एक और चीज अच्छी नहीं है जो कि इसका वाइब्रेशन, जो मुझे अभी तक पसंद नहीं आया। वाइब्रेशन का कहीं इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है सॉफ्टवेयर में, मतलब वाइब्रेशन जैसा तैसा आपको दे दिया कहीं कहीं। हाँ, जब आप ग्लिफ लाइट यूज करते हो तो आवाज आता है तो उस वक्त वाइब्रेशन लगता है, बट स्टिल वाइब्रेशन मोटर और भी ज्यादा अच्छा होता तो ज्यादा अच्छा होता। वॉल्यूम की में हर जगह अगर ये लोग वाइब्रेशन इस्तेमाल करते तो वो ज्यादा अच्छा होता, बट वाइब्रेशन मोटर इज नॉट दैट ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी दोस्तों एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और नथिंग OS 2.0 पे काम करता है। जैसा मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के बारे में तारीफ कर दिया है कि जी हाँ, नथिंग OS एक बहुत ही रिफाइंड OS है, बस इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज है और थोड़े बहुत बग्स है जो कि ठीक करने की जरूरत है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली दोस्तों लोग बात करते हैं इसके ग्लिफ लाइट्स के बारे में। तो जी हाँ, इसमें जो है ग्लिफ लाइट्स लाया गया है, तो इसमें नए नए रिंगटोन्स भी लाए गए हैं और ये ग्लिफ लाइट बहुत ही ज्यादा कूल लगता है देखने में। एंड इस ग्लिफ लाइट के साथ कुछ अलग अलग फीचर्स भी लाए गए हैं, जैसे कि आप नीचे में बैटरी इंडिकेटर देख सकते हो चार्ज करते वक्त, या फिर टाइमर सेट करोगे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइट ऑन हो जाएगा एंड वो टाइमर चलता रहेगा, जितना देर में सेट करोगे उतना देर में वो टाइमर जो है ऑफ हो जाएगा, मतलब लाइट जो है ऑफ हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि टाइमर है। ये काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कैमरा के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक रेड कलर का इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया गया है एंड इस लाइट का फ्लैश की तरह भी यूज कर सकते हो। अभी बीटा टेस्टिंग में आप इसमें यहाँ पे स्विगी जोमेटो वगैरह पे कुछ ऑर्डर करो तो वो भी
भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उबर पे आप कुछ जो है, उबर पे आप कोई टैक्सी बुक करो तो उसका भी इस ग्लिफ लाइट से जो है देख सकती हो। ये सब जो कुछ फीचर्स है जो कि धीरे धीरे करके ग्लिफ लाइट में ला रहे हैं ये लोग, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा। मैं जब इस फ़ोन को कुछ दिनों तक यूज़ करूँगा तो आखिर मैं इस ग्लिफ लाइट को कितना दिन तक यूज़ करता हूँ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें NFC भी है और वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिलता है, जो कि 15 वाट तक का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। तो ये एक अच्छी बात है। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट दिस स्मार्टफोन। अब ये फ़ोन कैसा है, क्या ये 45,000 के लायक है, क्या ये वर्थ इट है? मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई नथिंग जो एक ब्रांड है ना, वो अभी नया नया ब्रांड है, तो इनको अपनी प्राइसिंग को थोड़ा एग्रेसिवली करना चाहिए। मानता हूँ कि इस ग्लिफ लाइट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा R&D लगी होगी, मानता हूँ कि भाई ये फ़ोन बनाने में उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत आया होगा, बट एट द एंड अगर आप देख लो, अगर आप इस बैक पैनल को ऐसे भूल जाओ, सिर्फ पीछे के चीज़ों को ना देखो, तो फ्रंट से आपको इसमें वही चीज़ें मिलती हैं जो बाकी सभी ब्रांड्स दे रहे हैं। बाकी सभी ब्रांड्स भी FHD+ का डिस्प्ले दे रहे हैं, AMOLED दे रहे हैं, 120 हर्ट्ज दे रहे हैं, HDR10 डॉल्बी विजन तक दे रहे हैं, जो कि इनसे ज़्यादा बेटर डिस्प्ले दे रहे हैं। कर्व डिस्प्ले भी काफ़ी सारे ब्रांड्स दे रहे हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसा प्रोसेसर, तगड़ा प्रोसेसर भी दे रहे हैं, रैम, स्टोरेज सब कुछ दे रहे हैं। कैमरा भी इससे बेहतर दे रहे हैं, विद टेलीफोटो लेंस दे रहे हैं, विद बेटर फ्रंट कैमरा सपोर्ट दे रहे हैं। एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स विथ चार्जर भी इस प्राइस में फ़ोन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि इसमें एडवांटेज क्या है, तो भाई बस ग्लिफ लाइट्स की कि इसका जो बैक पैनल है इसमें लाइट्स है जिसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। तो आपका डिसीजन इस पर निर्भर करता है कि क्या भाई ये लाइट्स इतना काम का है जितना आप चाहते हो। क्या ये लाइट्स इतना काम का है कि इसके लिए आप 45,000 स्पेंड करो? अगर हाँ तो आप करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं तो इससे बेटर ऑप्शंस इसी प्राइस रेंज में या इससे कम में अवेलेबल है, चाहे वो iQOO की तरफ से हो, चाहे वो Xiaomi की तरफ से हो, चाहे वो OnePlus की तरफ से हो। ये 3 ब्रांड्स तो स्पेशली ऐसे हैं, एंड Realme भी है इसमें। ये 3-4 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी कमाल किए हुए हैं हर एक चीज में। तो इनके पास मोस्टली ये एडवांटेज है ग्लिफ लाइट का। तो ओवरऑल इनको चाहिए था कि अपने इस फोन का प्राइस जो है 40,000 के नीचे रखने की कोशिश करें। 35 होता तो जबरदस्त होता, 38 होता तो मस्त होता, 40 होता तो भी ठीक होता, लेकिन भाई 45 थोड़ा ज्यादा हो गया। बट ओवरऑल मेरा इसके बारे में पॉजिटिव फीडबैक ही है। मुझे इसका मोस्टली चीजें पसंद ही है। कुछ छोटी मोटी चीजें या छोटे मोटे बग्स या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर की चीजें हैं जो कि ना पसंद हैं, बट वो आने वाले आइटरेशंस में और भी ज्यादा बेटर किया जा सकता है फीडबैक लेकर के। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये एक अच्छा फोन है, एंड इस प्राइस रेंज में ये क्लियरली 4 to 4.5 के आसपास डिजर्व करता है स्टार रेटिंग। तो मैं इसे 4.5 स्टार देना चाहूंगा, जो कि काफी एक अच्छा नंबर है, एंड इट्स अ रियली गुड स्मार्टफोन फॉर द प्राइस रियली में। सो इट्स नथिंग, बट इट हैज नथिंग रियली एक्स्ट्रा टू मेक इटसेल्फ वर्थ 45,000, बट इट्स अ गुड स्मार्टफोन। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।